से अनुराग बहुत सालों बाद अपनी मासी के घर ऋषिकेश छुट्टियां मनाने आया था। प्रकृति की गोद में पल रहा ये सुंदर सा शहर मन को लुभाने वाला था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द साइलेंट पेन अनकही कहानी में, जहाँ कहानियाँ सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी आत्मा को छू जाती हैं। ये कहानी एक एहसास है, कभी बचपन की याद, कभी मोहब्बत की मिठास, कभी संघर्ष की आग तो कभी उम्मीद की रोशनी। कहानियाँ जो आपको याद दिलाएं कि इंसानियत, प्यार और जज्बात इस जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए, अपने दिल के दरवाजे खोलिए और चलिए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर जहाँ शब्द नहीं एहसास बोलते हों। हमारी आज की कहानी है तुम्हारी पायल। अनुराग को बचपन से ही मासी का घर बहुत पसंद था। माँ के गुजर जाने के बाद अनुराग मासी को ही अपनी माँ मानने लगा था और जब भी ऑफिस से छुट्टियाँ मिलती वो वहीं चला जाता था। आज काफ़ी सालों बाद मासी माँ के यहाँ जा रहा हूँ। वैसे तो फ़ोन पर काफ़ी बार बातें हुई हैं, मगर आज सामने से मासी से मिलूँगा। वो बहुत खुश हो जाएंगी। दिल्ली से ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन में बैठा अनुराग ये सारी बातें सोच सोच कर बहुत खुश हो रहा था। मासी से बिना बताए कि वो घर आ रहा है, वो ऋषिकेश के लिए निकल पड़ा। ये सोचकर कि अचानक मासी उसे घर पर देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। रात भर के सफ़र के बाद आखिरकार सुबह ट्रेन ऋषिकेश पहुंच ही गई। जैसे ही स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, अनुराग खिड़की से अपनी आंखें मीचते हुए बाहर की तरफ देखता है। बाहर का नज़ारा देखकर अनुराग की नींद पूरी तरीके से टूट जाती है। ऊंचे पहाड़ों के बीच से निकलती हुई सूरज की लालिमा जब पहाड़ों और पेड़ों पर पड़ती है तो उसका नज़ारा देखने लायक होता है। शायद ही सुबह की ठंडी हवाएं मानो अंदर तक तरोताज़ा कर देती हैं। अनुराग अपने सामान को साथ लेकर गाड़ी से उतरता है और वहाँ लगे चाय के स्टॉल पर खड़े आदमी से कहता है, भैया एक कप गरम चाय मिलेगी? चाय वाला बड़े ही प्यार से, ये लीजिए। अनुराग गरम चाय की चुस्कियाँ लेता है और आगे मासी के घर की तरफ बढ़ता है। शहर से थोड़ी दूर घने जंगल से होते हुए मासी के घर का रास्ता तय करना पड़ता है, जहाँ कुछ दूरी के बाद कोई गाड़ी भी नहीं आती जाती। इसलिए अनुराग को पैदल ही रास्ता तय करना पड़ा। चलते चलते अनुराग को काफ़ी समय हो गया। पैदल चलते ही वो मासी के बारे में सोच सोचकर बहुत खुश हो रहा था। लेकिन पैदल चलने की वजह से अब थकान भी हो रही थी, पर सुहाने मौसम में सफ़र बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और साथ ही साथ अनुराग को भूख भी। कुछ ही दूरी पर पहाड़ियों के बीच अनुराग को एक छोटी सी दुकान दिखाई दी, जहाँ खाने पीने की कुछ चीज़ें बिक रही थी। अनुराग वहीं पास में लगी लकड़ी के बेंच पर बैठ गया और दुकान के मालिक से बोला, बाबा कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत दूर से आ रहा हूँ, थक गया हूँ और भूख भी लगी है। बाबा ने अनुराग की तरफ देखा और मुस्कुराए, बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, अभी लगा देता हूँ। वैसे कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है? दुकान वाले ने अनुराग से पूछा। बाबा मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ छुट्टियाँ मनाने अपनी मासी के घर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अनुराग पकौड़ी और जलेबियाँ खाता है और उसका दाम देखकर कहता है, आपने तो बड़े सस्ते में खिला दिया। इतनी स्वादिष्ट पकौड़ी और जलेबी तो हज़ारों में भी बिके तो महंगा नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, मेरा तो पेट भर गया। अनुराग फिर पैदल अपने रास्ते पर चल पड़ता है। जैसे जैसे मासी का घर करीब आता जाता है, अनुराग के चेहरे पर मुस्कान आने लगती है। ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्ते कठिन तो थे, मगर इस सफ़र का मज़ा भी बहुत आ रहा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधे, साफ और सुंदर बहती नदी और झरने। उत्तराखंड में बसा ये प्यारा सा शहर ऋषिकेश सच में मन को लुभाने वाला था।
अनुराग को इस सफ़र का बहुत मज़ा आ रहा था। अपनी ही धुन में वो पथरीले रास्तों पर चला जा रहा था। ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते से निकलकर अनुराग अब खेतों के पगडंडियों पर आ पहुंचा था, जहां से दूर दूर तलक सिर्फ लहलहाते खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे और खेतों में काम कर रहे किसान भी। ये नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है, मानो शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर प्रकृति के गोद में आ बैठा हूँ। अनुराग ये सोचते सीधे सीधे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक सामने से एक लड़की भागती हुई आ पहुंची। वो सीधा अनुराग की तरफ ही बढ़ रही थी। जब तक कि अनुराग कुछ कहता, वो उससे टकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। अनुराग भी खुद को संभाल न सका और सारे सामान और उस लड़की के साथ फिसल कर ज़मीन पर गिर पड़ा। अनुराग को पहले तो उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अनुराग उठा और उसकी नज़र पर उस लड़की पर पड़ी। अनुराग उसे अचानक देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत मासूम सा चेहरा, बड़ी बड़ी नीली आंखें और लंबे बाल। अनुराग की तो नज़रें ही नहीं हट रही थी। इतने प्यारे शहर में इतनी खूबसूरत लड़की, अनुराग को जैसे पहली नज़र का प्यार हो गया। अनुराग ने खुद का होश संभाला और उस लड़की को ज़मीन से उठाया। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अनुराग ने उस लड़की से पूछा, मगर वो बिना कुछ बोले ही अनुराग के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाकर दौड़ती हुई अपनी सहेलियों के साथ चली गई और जाते जाते उसने मुड़कर अनुराग की तरफ मुस्कुराकर देखा, मानो आंखों आंखों में उसने अनुराग को शुक्रिया कहा हो। अनुराग कुछ देर तक स्तंभ सा एक ही जगह पर खड़े होकर उस लड़की की तरफ निहारता रहा। जब होश आया तब उसे लगा कि शायद ये एक खूबसूरत सपना था, मगर इस लड़की का पलट कर देखना और मुस्कुराना अनुराग को अंदर से बेचैन कर रहा था। तभी अनुराग की नज़र ज़मीन पर पड़ी, जहाँ गिरने की वजह से उस लड़की के पैरों की एक पायल वहीं छोड़कर गिर पड़ी थी। अनुराग ने उसे देखते ही झट से उठा लिया। चलो, वो नहीं तो उसकी ये पायल ही सही, अनुराग ने मन में सोचा और पायल अपने जेब में रख लिया। फिर क्या, अनुराग ने अपना सामान उठाया और चल पड़ा मासी के घर की ओर। कुछ दूर चलने के बाद अनुराग मासी के घर के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ का नज़ारा तो काफ़ी बदल गया था। आसपास के इलाके भी काफ़ी हद तक बदल गए थे। आखिरकार इतनी हदों और जद्दोजहद के बाद मैं अपनी मासी के घर आ ही गया। अनुराग मासी के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से आवाज़ आती है, आई, और दरवाज़ा खुलता है। सामने से मीरा मासी को देख अनुराग अपना सामान वहीं फेंक कर मासी को अपनी गोद में उठा लेता है। अरे रे रे, कौन हो तुम? मासी, मैं आपका अनुराग। अनुराग? तुम खुशी के मारे मासी के आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेरा बेटा अनुराग? अजी सुनते हो? अरे भाग्यवान, क्यों इतना चिल्ला रही हो? अब क्या आफत आ गई? अरे देखो, अनुराग आया है, अपना अनुराग। मौसा जी, शंभू सिंह, पेशे से मास्टर। अनुराग से मिलकर बहुत खुश हुए। बड़े दिनों बाद आए हो अनुराग, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मौसा जी, अनुराग ने जवाब दिया। तीनों घर के अंदर जाते हैं और अनुराग से बहुत सारी बातें करते हैं। और कहो, कैसा चल रहा है ऑफिस का काम? सब अच्छा है मौसा जी। मासी माँ झट से रसोई से जाकर अनुराग के लिए पकौड़े बनाकर ले आई। मौसा जी ने मुस्कुराकर कहा, पहले लड़के को पानी तो पिलाओ, सीधा 56 भोग ही परोसोगी क्या? हाँ हाँ, अभी भिजवाती हूँ। मुझे मेरे बेटे की चिंता आपसे ज़्यादा है। तीनों हंसी के ठहाके लगाने लगे। थोड़े समय बाद रसोई घर से एक लड़की शरबत का ग्लास लेकर आती है, जिसे अनुराग देखते ही अचंभित हो जाता है। तुम यहाँ?
वो कोई और नहीं, वही लड़की थी जो खेतों के पगडंडियों पर अनुराग से टकरा कर गिर पड़ी थी। अनुराग को अंदाज़ा भी न था कि उसे दोबारा मिलेगा, लेकिन फिर से बिना कुछ बोले वो अनुराग के पास शरबत का ग्लास रखकर रसोई घर के दरवाजे के पास में जाकर खड़ी हो गई। ये ऋषिका है, हमारे पड़ोस के घर की बेटी। इसके माँ बाप कुछ काम से बाहर गए हैं तो इसे हमारे यहाँ छोड़ गए। बड़ी प्यारी बच्ची है और गुनी भी। ये खसखस का शरबत भी इसी ने बनाया है, पीकर देखो। मासी ने अनुराग से कहा। अनुराग शरबत पीता है। ऋषिका की तरफ देखकर कहता है, शरबत तो बहुत अच्छी है, और क्या क्या बना लेती हो? ऋषिका मुस्कुराकर जवाब देती है, जी सब कुछ। अनुराग पहली बार ऋषिका की आवाज़ सुनता है। जितनी प्यारी शक्ल उतनी प्यारी आवाज़। मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़े ही समय में लौट आऊँगा, तब तक तुम अपने लाडले को पकौड़ियाँ खिलाओ। इतना कहकर मौसा जी बाहर चले जाते हैं और मासी रसोई में। अनुराग ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसने झट से ऋषिका का हाथ पकड़ा और बोला, ओह ये तुम्हारी पायल। जब तुम मुझसे टकराई थी तो तुम्हारी पैरों की पायल वहीं गिर गई थी। और घुटनों के बल बैठकर ऋषिका को पायल पहनाया। ऋषिका को ये समझते देर नहीं लगी कि अनुराग उसे पसंद करने लगा है, और कहीं न कहीं ऋषिका भी अनुराग को पसंद करने लगी थी। ये एक छोटी सी मुलाकात प्यार में कब बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों ने ही साथ रहने का फैसला कर लिया। अब तो दोनों चुपके चुपके मिलने लगे थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। ऐसे ही कुछ रोज़ बीत गए और अनुराग की छुट्टियां खत्म हो गई। उसके जाने का वक्त हो चला था। सुबह सवेरे उठते ही अनुराग अपने सामानों को पैक करने लगा। उसे सामान समेटते देख ऋषिका उदास हो जाती है और इशारे से अनुराग को घर पर बात करने को कहती है, और दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने दुपट्टे को उंगलियों में लपेटने लगती है। अनुराग बहुत हिम्मत जुटाकर मासी से सारी बात कहता है। मासी, मैं और ऋषिका एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मासी अनुराग की बात सुनकर खुश होती है, मगर मौसी जी को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि मैं तो खुश हूँ, मगर तुम्हारे मौसा जी। उन्होंने इतना ही कहा और चुप हो गई। जब ये बात मौसा जी के कानों पर पड़ी, तब मौसा जी ने थोड़ी ठंडी आहें भरते हुए कहा, देखो अनुराग बेटा, तुम्हें यहाँ आए बस कुछ ही दिन हुए हैं, और ऋषिका को भी तुम बहुत दिनों से नहीं जानते हो। और सबसे अहम बात तो ये है कि ऋषिका हमारे घर की और जात की नहीं है। तुम्हारी शादी उससे कैसे हो सकती है? मौसा जी की बात सुनकर मौसी ने जवाब दिया, अरे तो क्या हुआ, हम तो ऋषिकेश को जानते हैं और रितिशा का परिवार भी यहीं रहता है, तो जान पहचान तो अपने आप ही हो जाएगी। देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है, हमारे घर आ जाएगी तो क्या बुरा होगा। एक अनजान लड़की ने हमारी इतनी सेवा की है, तो अगर ये हमारी बहू बन जाएगी तो कितनी सेवा करेगी। आप ऋषिका के घर वालों से एक बार बात तो करके देखिए। मासी की बात सुनकर ऋषिका दौड़ती हुई मासी के सीने से लग जाती है। आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर मासी से कहती है, मैं अनुराग से बहुत प्यार करती हूँ मासी। और मासी के बाहों में दुबक जाती है। ऋषिका को रोता देख मौसा जी कुर्सी से उठते हैं और अपनी चप्पल पहनकर किसी से बिना कुछ कहे सीधा ऋषिका के घर पहुंच जाते हैं, और वहां ऋषिका के माँ पापा से अनुराग और ऋषिका की शादी की बात कर लेते हैं। ऋषिका के पिता महेश पंडित एक कानूनगो थे। वकील की फितरत होने के कारण वो हर बात को जांच परख कर ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे।
अनुराग के मौसा जी की बात सुनकर उन्होंने अनुराग से मिलने का मन बनाया और रात के खाने पर पूरे परिवार को आमंत्रित किया। उस दिन अनुराग को अपनी ट्रेन मिस करनी पड़ी और मामला गंभीर होने की वजह से अनुराग काफ़ी डरा भी था। रात सोते ही अनुराग ने कहा कि मुझे हिम्मत जुटानी होगी ऋषिका के पिता से बात करने के लिए। अगले ही दिन अनुराग के साथ पूरा परिवार ऋषिका के घर जाने पर दृढ़ हो गया। ऋषिका के पिता समय के बहुत पाबंद थे। उनको हर काम समय से करना पसंद था। ठीक 8:30 बजे टेबल पर खाना लग जाता है। सभी खाना शुरू करते हैं। तभी ऋषिका के पिता अनुराग से कहते हैं, क्या काम करते हो? अनुराग हिचकिचाते हुए, जी मैं एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हूँ। कितना कमा लेते हो? उन्होंने फिर सवाल किया। अनुराग झिझकते हुए, जी अंकल यही कोई 20 से 25 हज़ार। अनुराग ने सहूलियत से जवाब दिया। बातें करते करते सभी खाना खत्म करते हैं और एकजुट होकर सोफे पर बैठते हैं। ऋषिका के पिता अनुराग के मौसा जी से गंभीरता से कहते हैं, भाई साहब, हमने बचपन से ऋषिका को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर ऋषिका हमारी बेटी नहीं है। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ऋषिका के पिता गंभीरता से कहते हैं, दरअसल ऋषिका को हम अनाथ आश्रम से लेकर आए थे। हमारी कोई औलाद न होने की वजह से समाज के ताने से बचाने के लिए ही सही हमने ऋषिका को गोद ले लिया और हमने सोचा कि इसका भविष्य संवारेंगे। हमने ऋषिका को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, इसलिए हम इसकी शादी किसी ऐसे लड़के से करेंगे जो इसका ख्याल रखे। वकील साहब की बात सुनकर अनुराग खुद को रोक नहीं पाता और बिना सोचे समझे ये बोल पड़ता है कि वो ऋषिका को खुश रखेगा, उसके लिए कुछ भी कर देगा। अनुराग की बातें सुन ऋषिका के पिता उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि शादी के बाद ऋषिका को लेकर वो ऋषिकेश में ही बस जाए और वहीं छोटा सा बिजनेस डालकर दोनों अपनी ज़िंदगी बसर करें। मगर अनुराग को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी और वो अपनी अच्छी खासी जॉब भी नहीं छोड़ना चाहता था। अनुराग ने ऋषिका के पिता को समझाया पर वो नहीं माने। ऋषिका के भविष्य की चिंता अनुराग को भी थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ऋषिका के पिता अपनी बात पर अटल रहे। आखिरकार अनुराग ने फैसला किया कि वो ऋषिका के लिए सब कुछ छोड़ देगा और ऋषिकेश में ही बस जाएगा। अगले दिन सुबह वकील साहब ऋषिका को लेकर अनुराग के मासी के घर आए और साथ में दोनों के दिल्ली की टिकट भी। अनुराग के हाथों में टिकट पकड़ाकर वो बोले, इस पहाड़ी इलाके में तुम्हें कौन सा काम मिलेगा और खेती तो तुम्हें आती नहीं। तुम दोनों दिल्ली चले जाओ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम मेरी बेटी के लिए क्या क्या कर सकते हो। पिताजी की ये बात सुनकर अनुराग बहुत खुश हुआ और शुभ तारीख पर दोनों की शादी तय हो गई। फिर अगली सुबह दोनों नए जोड़े अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़े। और फिर क्या, दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। ऋषिका भी अनुराग के ऑफिस के कामों में उसका हाथ बटाती और अनुराग उसके बदले ऋषिका के साथ रसोई में हाथ बटाता।